आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सुकुमार। हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th की साइंस रिवीजन, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके पास में है, ज्यादा दिन टाइम नहीं बचा है, इसलिए हम आपको साइंस रिवीजन कराएंगे। प्रत्येक दिन एक एक चैप्टर का साइंस रिवीजन करा रहे हैं। इसके पहले मैंने रासायनिक अक्रिया एवं समीकरण का साइंस रिवीजन करा दिया है। आज जो हम करा रहे हैं अम्ल और क्षार एवं लवण का साइंस रिवीजन कराएंगे। चैप्टर 2 लेक्चर 2 में हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट को रिवीजन कराएंगे। इससे पहले हमने जो चैप्टर आप रिवीजन कराया था वो किसका कराया था? वो कराया था, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। किसकी? बोर्ड एग्जाम की तैयारी। बोर्ड एग्जाम की तैयारी किस चैनल पे? अपने ही यूट्यूब चैनल सुनसान क्लास पर। अपने ही यूट्यूब चैनल सुनसान क्लास पे आप जाके ए वाला वीडियो देख सकते हैं। यदि आप नहीं देखे होंगे, जो स्टूडेंट देख चुके हैं उनके लिए तो बेहतर है, जो नहीं देखे हैं ए वाला वीडियो वो जाके देख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम की तैयारी ये क्या था? लेक्चर 1 क्या है? लेक्चर 1 रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड क्वेश्चन। केमिकल रिएक्शन एंड क्वेश्चन ये ऑलरेडी हमने 27 तारीख को अपलोड कर दिया है, 26 जनवरी के बाद, क्योंकि आप सब 26 जनवरी थोड़ा व्यस्त है, इसलिए मैंने 27 अपलोड किया। 27 तारीख से लगातार आपको प्रत्येक दिन प्रत्येक चैप्टर का वीडियो मिलता रहेगा, आपका रिवीजन होता रहेगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपकी सहायता हो सके। तो आज जो हम लोग कर रहे हैं, आज हम लोग कर रहे हैं अम्ल क्षार और लवण। जो लोग नहीं देख पाए ये वीडियो जाके देख सकते हैं। इसमें हमने जो जो पढ़ा था उसका 60 रिवीजन करा देते हैं। 60 क्या क्या हमने पढ़ाया था देखिए, हमने इसकी चर्चा कर ली थी। इसकी रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अपक्रिया क्या है इसके बारे में मैंने विस्तार किया था। अभिकारक है, इसको भी मैंने अच्छे तरीके से बताया था। और क्या है, और देख सकते हैं आप उस चैनल पे जाके वीडियो में देख सकते हैं, चैनल पे। उदाहरण के लिए ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों जरूरी है इसको भी हमने बता दिए, यहां भी आप दे सकते हैं। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसी प्रकार इसको हम आपको याद करा रहे, ये चीज हम पढ़ा चुके हैं। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में हमने बहुत अच्छे से बताया है। संयोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, कुछ भी कह सकते हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्रव्य विस्थापन अपक्रिया, अपचयन उपचयन अपक्रिया यानी ऑक्सीकरण अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया यानी अपचयन अपक्रिया मतलब ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अपक्रिया, तो इसमें ऑक्सीजन वृद्धि होती है, और अपचयन हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। रेडॉक्स मतलब अपचयन उपचयन दोनों होते हैं। संयोजन अपक्रिया ये भी हमने अच्छे से बताया, यहाँ भी लिखा है, उसके उदाहरण भी यहाँ है। देखिए, संयोजन अपक्रिया कोयले का दहन संयोजन है, जल का निमास संयोजन है, गंधक का दहन संयोजन है। ये सब क्या है? संयोजन है। ये आपको रिवाइज करा रहे हैं कि ये हमने पढ़ लिया है। अब देखिए, फेरस सल्फेट ये सब हमने पढ़ा चुके हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्पादन होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्राकृतिक गैस का दहन, शोषण एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ये सब हमने पहले चैप्टर का है। आपको हम 60 रिवीजन दे रहे हैं कि ये आप जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन जो आज हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार लवण, ऊष्माक्षेपी शोषी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का ह्रास होता है, उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। अब देखिए, उदाहरण के लिए यहाँ ऊष्माशोषी ये है। विस्थापन अपक्रिया जिसमें एक जो अधिक क्रियाशील एटम होते हैं वो कम क्रियाशील को हटा देते हैं। ये क्या है? जेड-एन है। कैपिटल एन गलत लिखा है, स्मॉल एन में रहेगा। ठीक है, द्विविस्थापन के दो लोग हटते हैं, इसमें दो लोगों का विस्थापन होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर है, इसे दो विस्थापन बोलेंगे। ठीक है, उपचयन अपक्रिया, उपचयन अपक्रिया। ठीक है, अब देखते हैं आगे, ये हमने पढ़ा चुके हैं। आगे देखते हैं, आगे कुछ और शेष रह गया है। हाँ, शेष रह गया। अपचयन अपक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, इसे बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रिया, इसे बोलते हैं अपचयन उपचयन दोनों, उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है। दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रिया के प्रभाव, दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रिया के प्रभाव, ये लास्ट पॉइंट हम आपको बता देते हैं। संक्षार जब
संसार में आते कोरोजन, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षार कहते हैं। उदाहरण के लिए चांदी के ऊपर काली पट, तांबे के ऊपर हरी पट चढ़ाना क्या है, संक्षार है, यानी हमें उसकी सुरक्षा करना है। और लोहे पर जंग लगना, जैसे क्या है, इस संसार से सुरक्षा करने के लिए हम लेपन करेंगे, लेकिन संक्षार यानी कोरोजन जंग। जैसे चांदी के ऊपर काली परत जम जाना, ये क्या है, कोरोजन जंग। तांबे के ऊपर हरी पर चढ़ना, ये भी जंग है। लोहे पर जंग लगना, ये क्या है, कोरोजन। विकृति गंधिता, ये तेल व वसा के ऊपर उपचयित हो जाने पर एक विकृत गंध हो जाते हैं तथा इनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इनमें पट ऑक्सीकरक मिलाकर अथवा भोज्य पदार्थों को निर्वातित पात्रों में रखते हैं। ठीक है, ये विकृत गंध है, जैसे तेल वसा जब उपचयित हो जाता है। एक चीज आप पहले चैप्टर में पढ़ सकते हैं। पहले चैप्टर में हम टाइम न लेते हुए आपका चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। इसको देखिए, रख कर देख लीजिए। अथवा प्रवाहित प्रक्रिया को रोका जाता है। पहले चैप्टर का उदाहरण के लिए, जैसे आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके इन्हें उपचयित होने से बचाया जा सकता है। जैसे जो थैलियां होती हैं उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस डाल के उसमें उपचयित होने से बचाते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल, अभी ये इसको जो आपने देखा था इसके, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल। ठीक है, आज से मिलाकर अथवा भोज्य पदार्थों को निर्वाहित पात्रों में रखकर अथवा इनमें नाइट्रोजन प्रवाहित करके इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। उदाहरण आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके इन्हें उपचयित होने से बचाया जा सकता है। ये हमने पहले चैप्टर में बता दिया है। 1 घंटा 35 मिनट का है, उसमें आप सुनसान क्लास में जाके देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2। यहाँ से हम आते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। और रिवीजन था इसलिए थोड़ा फास्ट कर दिए। आप अंत तक वीडियो पे बने रहिए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने मिलेंगे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है, क्या हम पढ़ने वाले हैं, अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट, क्लास 10। ठीक है, इसकी हम चर्चा करेंगे। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए, अम्ल, क्षार, लवण, अम्ल, क्षारक एवं लवण। अब इसे आराम आराम रिवीजन करते हैं। अम्ल क्या है, अम्ल क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जो अम्ल होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर में अगर अम्ल को डालेंगे तो अम्ल क्या करेगा, उससे लाल कर देगा। अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में एक या एक से अधिक H+ आयन उत्सर्जित करते हैं। अम्ल क्या है, जलीय विलयन में क्या देते हैं, एक या एक से अधिक H+ आयन देते हैं। ये अम्लों की पहचान है। उदाहरण के लिए HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH। जैसे क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ए नाइट्रिक एसिड, ए सल्फ्यूरिक एसिड, ए एस्टिक एसिड। हिंदी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और सिरका का सूत्र है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे एग्जाम्पल हो गया ना। अब देखो, कुछ प्राकृतिक पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल, कुछ प्राकृतिक पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल जैसे कौन कौन से, जैसे कौन कौन से, जैसे कौन कौन से हमारे प्राकृतिक में जो अम्ल पाए जाते हैं उसकी यहाँ क्या की गई है, लिखा गया है, उसकी यहाँ व्याख्या किया गया है। उससे हम देख लेते हैं। जैसे क्या है, नींबू, थोड़ा और ऊपर लेते हैं। ठीक,
प्राकृतिक पदार्थ कौन कौन से हैं? प्राकृतिक पदार्थ और उपस्थित अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू संतरा में साइट्रिक एसिड। क्या है? साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक एसिड। दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है। क्या होता है? ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है और इसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड। एक इसमें पाया जाता है दही में। क्या पाया जाता है? दही में। ठीक है। और यही अब अम्ल की बात हमने कर ली। अब किसकी बात करेंगे? क्षार की। किसकी बात करेंगे? क्षार की। तो ये आपको याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। नींबू में, संतरा में कौन से एसिड रहते हैं? सिरका में कौन सा एसिड रहता है? टमाटर में कौन एसिड रहता है? दही में कौन सा एसिड रहता है? ठीक है। यही एसिड हमारे ओजाइनम में होती है। यही एसिड हमारे किसमें होती है? ओजाइनम में। किसमें होती है? ओजाइनम। जब एनी डिस्चार्ज होता है तो उसमें यही एसिड लैक्टिक एसिड, क्योंकि संक्रमण से बचाने का कार्य करता है। तो लैक्टिक एसिड किसके कारण? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अम्ल की चर्चा हमने देख लिया। अब देखते हैं क्षार। क्या देखते हैं? क्षार। क्षार क्या है? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। जहां अम्ल खट्टा था, क्या कड़वे होते? क्षार स्वाद में कड़वे होते। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है और वहां अम्ल क्या करता था? नीले को लाल करता था। यहाँ क्षार लाल को नीला कर देते हैं। क्षार वो पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH- आयन उत्सर्जित करते हैं। वहां क्या करता था? H+ आयन उत्सर्जित करता था, यहाँ OH- आयन उत्सर्जित कर रहा। एग्जाम्पल के लिए NaOH, KOH, CaOH, MgOH। तो ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ट्वाइस। ठीक है, ये है। ठीक है, ये क्या है? हमारे क्षार हैं। पेंट की अम्लता को दूर करने में MgOH होल ट्वाइस का इस्तेमाल किया जाता है। पेंट की अम्लता दूर करने के लिए क्या यूज करते हैं? MgOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस मिट्टी की अम्लता दूर करने में किया जाता है। CaOH का होल ट्वाइस मिट्टी की अम्लता दूर करने में किया जाता है। यही हमारा है गीला चूना का फार्मूला। किसका फार्मूला है? गीला चूना का फार्मूला। ठीक है, उम्मीद करता है आप इतना समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूचक क्या है? हम पढ़ने वाले हैं सूचक ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति, ऐसे पदार्थ देखिए, ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन द्वारा या गंध परिवर्तन के द्वारा सूचित करते हैं, सूचक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन द्वारा, गंध परिवर्तन द्वारा सूचित करते हैं। यानी जब अम्ल और क्षार से अपक्रिय कराएंगे, उसका क्या हो जाएगा? कलर चेंज हो जाएगा या गंध चेंज हो जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं सूचक। जैसे फ्लेक्टिलिन, रेड ऑरेंज, ये सब मेथिल ऑरेंज, ये क्या है? सूचक है। ये क्या है? सूचक है। लिटमस पेपर, ये सब क्या है? सूचक है, रंग बदल देते हैं। सूचक के प्रकार प्राकृत सूचक होते हैं। क्या होते हैं? प्राकृत सूचक। वो सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं,
उससे प्राकृत सूचक कहते हैं। और सूचक जो प्राकृत स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं उससे प्राकृत सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लिटमस, हल्दी, पत्ता गोभी, पेटूनिया और येसनियम, ये क्या है? प्राकृत सूचक है। क्या है? ये प्राकृत सूचक है। क्या है? प्राकृत सूचक। ये सब क्या है? प्राकृत सूचक। क्या है? प्राकृत सूचक। क्या क्या हमने देखा? ये प्राकृत सूचक में हमने देखा लिटमस, हल्दी, पत्ता गोभी, पेटूनिया, जेसनियम। ये क्या कहता है? लिटमस। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिलियन पौधे से प्राप्त किया जाता है। समूह के लिलियन पौधे से प्राप्त किया जाता है। दूसरा है, पहले प्राकृत हो गया, दूसरा क्या है? संश्लेषित सूचक। क्या है? संश्लेषित सूचक। वो सूचक जो रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन, ये हमने बताया ना, ये क्या है? सूचक है। क्या है? संश्लेषित सूचक है। क्या है? संश्लेषित यानी आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन, ये क्या है? सूचक है। अब जो हमारा तीसरा है, तीसरा क्या है? गंधीय सूचक। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आप लिख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, प्राकृत सूचक। तीसरा क्या है? प्राकृत सूचक। और दूसरा क्या हमने बताया? दूसरा हमने बताया प्राकृत सूचक, संश्लेषित सूचक और तीसरा गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या है? ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्ल या क्षार के माध्यम में बदल जाती है उससे गंधीय सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए प्याज और वेनिला। क्या है? गंधीय सूचक क्या है? ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्ल या क्षार के माध्यम में बदल जाती है उससे गंधीय सूचक कहते हैं, जैसे प्याज और वेनिला। तो इसका क्या होता है? जो हमारे जिनकी गंध क्या होती है? गंध अम्ल या क्षार के माध्यम में बदल जाते हैं उससे हम कहते हैं गंधीय सूचक। अम्लों के गुणधर्म। अब क्या पढ़ेंगे? अम्ल के गुणधर्म। अम्ल के गुणधर्म। अम्ल के गुणधर्म। अम्ल के गुणधर्म क्या है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, पहला पॉइंट। ये जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, दूसरा पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट। ठीक, St.1, St.2, St.3। ठीक है, ये तुम्हारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो St.1 में क्या है? आम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, एक जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। पेपर है, अमन क्यों लिखा है? ये क्या है? पेपर है, पेपर। ठीक है, तो ये है अम्ल के गुणधर्म। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, राइट। इनका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन क्या करता है? विद्युत का चालन करता है। तो क्या है? St.4। St.4 में हमने देखा इनका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। तो H+ आयन देगा, H- आयन, जो H+ आयन होगा तो क्या होगा? विद्युत का चालन भी कर सकता है। क्षारकों की बात करें, क्षारक के गुणधर्म, तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार क्या होता है? स्वाद में कड़वे होते हैं। ये जल में घुलकर OH आयन देते हैं। ठीक है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला करता है, लाल को नीला करता है, और नीला को लाल कर रहा तो ये नीला को लाल। ये छूने पर साबुन जैसे लगते हैं। ये छूने पर क्या लगते हैं? साबुन के जैसे लगते हैं। ठीक है, आप आगे जो पढ़ने वाले हैं आपके वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अम्ल और क्षार गुणधर्म की बात कर लिए। अब अम्लों
की धातुओं के साथ अपक्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं? अम्लों की धातुओं के साथ अपक्रिया। अम्लों की धातुओं के साथ अपक्रिया, हम इसकी बात करने वाले। अम्लों की धातुओं के साथ अपक्रिया, ठीक है। जब अम्ल की धातु के साथ क्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। तो जब अम्लों का क्रिया धातु के साथ कराएंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। जैसे क्या है, धातु है और तन अम्ल है। जब इसकी क्रिया कराएंगे क्या मिलेगा? धातु लवण, धातु लवण, गलत लिखा है, धातु लवण और हाइड्रोजन गैस क्या मिलेगी? ये है हमारे शब्द समीकरण। क्या है? इसे हमने कल की वीडियो में बताया था। अगर ऐसा लिखा है तो इसे हम बोलेंगे शब्द समीकरण। ऐसा लिखा है तो हम क्या बोलेंगे? इसे शब्द समीकरण। ऐसे लिखा है तो हम इसे बोलेंगे शब्द समीकरण। ये हमारा क्या है? शब्द समीकरण। अगर शब्द समीकरण को हम सूत्र में लिख देते हैं तो हमारा रासायनिक समीकरण बन जाता है। जैसे यहाँ क्या है, कुछ गलत लिखा क्या है? उदाहरण के लिए Zn, ये क्या है हमारा? Zn है, ये स्मॉल में होता है भाई, इसे सुधार देते हैं, नीचे लिख देते हैं। देखिए उदाहरण के लिए क्या है? Zn प्लस H2SO4, ये हमारा है। जब इसका क्या कराएंगे? रिएक्शन कराएंगे। ये क्या है? रिएक्टेंस। अब रिएक्शन कराएंगे प्रोडक्ट बनेगा। तो ये दोनों क्या है? अपकारक। अपक्रिया कराएंगे तो उत्पाद बनेगा। क्या मिलेगा? ZnSO4 प्लस H2, ये हमें मिल जाएगा। तो क्या है, अब इससे जो हमने सूत्र में कन्वर्ट कर दिए तो ये क्या हो जाएगा? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, दोनों अंतर है। अगर ऐसा लिखा जाएगा तो शब्द समीकरण, अगर ऐसा लिख देंगे तो रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब अगला देखो यहाँ क्या है? अगला क्या है? अगला लिखा है कि Fe प्लस HCl 2HCl को जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? FeCl2 प्लस H2, ठीक है, ये बनेगा। तो ये भी क्या हो गया हमारा? हाइड्रोजन गैस। गैस है तो ऊपर जाए, एरो का सिंबल। रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका, अगर गैस है तो एरो चिन्ह लगा दो, ठीक है, इस प्रकार। तो हमारा ये है धातुओं की अपक्रिया। जब अम्ल क्रिया धातु के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। राइट, समझिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमने बता दिया। आप देखो क्षारों की धातुओं के साथ अपक्रिया। आखिर क्या होता है जब क्षार की अपक्रिया धातु के साथ कराएंगे? जब क्षार की अपक्रिया धातु के साथ कराएंगे तो क्या हो? जब क्षारकों की धातुओं के साथ क्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। अम्ल की अपक्रिया धातु के साथ कराते थे तब भी क्या मिलती थी? हाइड्रोजन गैस। क्षार की अपक्रिया भी धातु के साथ कराएंगे तब भी क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। जैसे शब्द समीकरण क्या लिखा है? क्षार और धातु, ठीक है, क्षार और धातु क्या मिलेगा? ऑक्साइड और हाइड्रोजन और गैस, ये मिलेगा हमारा। क्या क्या मिलेगा? क्षार होगा, क्षार का अपक्रिया धातु के साथ कराएंगे तो ऑक्साइड मिलेगा, H2 मिलेगा। ये क्या गैस ही है तो H2 क्या है? गैस, H2 गैस। तो हम एक एग्जांपल नहीं दिया तो एग्जांपल ले लेते हैं। NaOH, ये क्या है? क्षार है। क्या है? क्षार है। जब इसकी अपक्रिया धातु के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा? इसकी अपक्रिया हम किसके साथ करा देंगे? धातु। किसके साथ कराएंगे? धातु के साथ। क्या मिलेगा हमारा? क्या मिलेगा? KOH, ठीक है, प्लस H2, ठीक है, ये मिला। जब ये क्या है? क्षार है। ये क्या है? क्षार है। ये क्या है? क्षार है। ये क्या है? धातु है।
ये क्या है, धातु ऑक्साइड है। ये क्या है, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। और क्या है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ए मिला। अब देखो ये क्या बैलेंस है हमारा, ये हमारा क्या बैलेंस है, संतुलित है, नहीं संतुलित है ना, संतुलित करते हैं। यहाँ देखो हाइड्रोजन यहाँ कितनी बार है, एक बार। यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार है, दो बार। तो यहाँ दो का गुणा करेंगे। ठीक है, संतुलित, पहले चैप्टर में हमने बताया अच्छे तरीके। अब बताओ यहाँ कितनी बार हो गया, यहाँ कितनी बार हो गया, KOH Z2 प्लस KOH और KOH प्लस Z2 और N भी मिलेगा। क्या मिलेगा, N भी, क्या मिलेगा, N ऑक्साइड है, ये स्थापित कर दिया, N KOH और H2 प्लस मेटल, एक धातु मिलेगा। क्या मिलेगा, N भी मिलेगा। क्या मिलेगा, N भी। आप देखो यहाँ N कितनी बार हो गया, दो बार हो गया, तो दो का गुणा हम यहाँ भी कर देंगे, राइट। अब देखो हाइड्रोजन दो बार, Na दो बार, OH कितनी बार है, OH कितनी बार है, यहाँ दो बार, OH दो बार, और यहाँ एक बार, तो दो बार कर दो, और K कितनी बार, दो बार, दो बार, सब क्या हो गए, बैलेंस हो गए। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, क्षार है, क्षार का प्रयोग किसके साथ करा दिए, धातु के साथ। किसके साथ करा दिए, धातु के साथ। क्या क्या मिला हमें, धातु ऑक्साइड मिल गया। क्या मिल गया, धातु ऑक्साइड। क्या मिला, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये कुछ गलत लग रहा है। ठीक है, इससे हम थोड़ा सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धातु ऑक्साइड, तो इसे हम सुधार सकते हैं इस तरीके से। देखिए KOH था, KO, K2O। ठीक है, इसे हम थोड़ा सुधारते हैं, एक दूसरा समीकरण लेते हैं। इसे आप अगर नहीं, ये कुछ हमें गलत लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से समीकरण बनना पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ दूसरा लेते हैं। ये क्या क्या लेते हैं, एक क्षार लेते हैं। क्षार क्या हमने ले लिया, NOH। क्या ले लिया, NOH। ठीक है, इसके अपक्रिया किसके साथ कराएंगे, मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम क्या है, धातु है। ठीक है, क्षार का प्रयोग धातु के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा, धातु ऑक्साइड। क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, और हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और हाइड्रोजन गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस H2, और क्या मिलेगा, Na मिलेगा। ये इतना मिलेगा। ये आपका सही समीकरण बना है, ये आपका सही समीकरण बना है। ठीक है, ये आपका सही समीकरण बना है। अब क्या क्या मिलेगी, जब इसकी अपक्रिया किसके किसके साथ कराएंगे, इसके इसके साथ। ए क्या है, क्षार है, और क्या है, धातु है। ये क्या है, धातु ऑक्साइड है। ये क्या है, हाइड्रोजन है। ये क्या है, धातु है। तो ये हमारा इतना चीज मिलेगा। इसमें कुछ एरर था, एरर ये था कि यहाँ देखो धातु ऑक्साइड नहीं है, हाइड्रो ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड, यही ये गलत हो गया था, यही ये गलत हो गया था, इसलिए हमने दूसरा से। अब इसे बैलेंस करो, बैलेंस करने के लिए देखो क्या क्या, Mg एक बार, Mg एक बार, हाइड्रोजन दो बार, तो हाइड्रोजन इस तरफ भी दो बार होगा, हाइड्रोजन इस तरफ भी दो बार। ठीक है, और क्या है, हाइड्रोजन दो बार हो गया, तो Na कितनी बार हो गया, दो बार। Na कितनी बार हो गया, दो बार, दो बार इस तरफ भी कर। अब बताओ ऑक्सीजन कितनी बार हो गया, दो बार। ऑक्सीजन कितनी बार हो गया, दो बार, तो ऑक्सीजन इस तरफ भी दो बार कर दो, ऑक्सीजन दो बार कर दो, गुणा। अब बताओ मैग्नीशियम दो बार हो गया, इसका दो का गुणा यहाँ कर दो। अब ये तुम्हारा परफेक्ट समीकरण बनके तैयार हुआ, अब ये तुम्हारा परफेक्ट समीकरण बनके तैयार हुआ, राइट। ये तुम्हारा समीकरण बनके तैयार हुआ, तो ये क्या है, राइट है। ठीक है, इसमें कुछ एरर था। आगे बढ़ते हैं, आगे भी कुछ है, देखते हैं। चलो अगला पेज।
अब क्या है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ भी देखो दिया तो है, एग्जाम्पल के लिए हमारा यहाँ दिया है, एग्जाम्पल के यहाँ देखो क्या है, एन है, क्या है, एन है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया है, देखो एग्जाम्पल तो दिया है, टू जेडन, ये क्या है, जेडन है, क्या है, एक जेडन है, इसकी अपने धात है, इसकी अपनी किससे करा रहे हैं, NaOH से, किससे करा रहे हैं, NaOH से, तो हमारा क्या मिल गया, Na2 जेड NO2 प्लस H2, हमारा ए मिला है। ठीक है, थोड़ा एरेज करते हैं, ठीक है, एरेज करते हैं। अब देखो क्या मिला है, Na2 ZnO2 प्लस H2, ए मिला है। देखिए क्या मिला है, सोडियम जिंक ऑक्साइड, ए मिला है। अब यहाँ देखिए 2Ai है, तो यहाँ भी हमारा ए क्रिया करके ए बना दिया। ए भी क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ए भी क्या है, हाइड्रोजन गैस है। आप देखते हैं धातु कार्बोनेट की अम्लों के साथ अपक्रिया, धातु कार्बोनेट की अम्लों के साथ अपक्रिया। अब धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होता है, देखें, सभी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। जितने भी धातु कार्बोनेट हैं, यदि इसकी अपक्रिया धातु कार्बोनेट की अपक्रिया अम्लों के साथ कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, संगत लवण बनेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाते हैं। संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक क्या है, शब्द समीकरण, धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्ल के साथ कराएंगे तो लवण बनेगा और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा, लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। उदाहरण के लिए नीचे दिया है, देख लेते हैं, उदाहरण के लिए हमारा नीचे दिया गया, चलो यहाँ पूरा धातु कार्बोनेट, ठीक है, अब यहाँ राइट, देखो क्या क्या बना है, थोड़ा और ऊपर ले, सही दिखे ताकि, सभी धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया कर, सभी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। देखो ये क्या शब्द कमी के उदाहरण के लिए, ये क्या है, धातु कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बनाए हैं, लवण CaCl2, और क्या मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। प्राप्त हुआ है कि नहीं, प्राप्त हुआ है, दिख रहा है, ये धातु कार्बोनेट, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है, सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी अपक्रिया जब कराएं तो क्या मिला, सोडियम क्लोराइड मिला है यानी नमक, कार्बन डाइऑक्साइड मिला है और जल मिला है। तो ये आप नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों अपक्रियाएं देख सकते हैं एकदम सेम है, तो रिवीजन के तौर पर आप इसे लिख लीजिए। राइट, आगे बढ़ते हैं, आगे, ठीक है, तो जब हम धातु के साथ अपक्रिया कराते थे तो हाइड्रोजन गैस स्थापित होती थी, लेकिन धातु कार्बोनेट के साथ करा रहे हैं तो हमें आम क्या क्या मिल रहा है, लवण मिल रहा है, कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और जल। तो धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अपक्रिया कराएंगे तो हमें लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आगे हमारा आगे हमारा ए है, आगे हम क्या पढ़ रहे हैं, ए। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा।
अब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अपक्रिया, आप किसके साथ करेंगे? हमने धातु के साथ कराया, हमने धातु कार्बोनेट के साथ कराया, आप किसके साथ कराए? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करा रहे हैं। जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है? सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। जो हमने धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया कराया तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड जल बना, वही हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएंगे तब भी क्या मिलेगा? लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल। लेकिन हाइड्रोजन गैस कब मिलेगा? जब धातु के साथ अपक्रिया कराएंगे अम्लों की। तो देखते हैं ए शब्द समीकरण क्या है? शब्द समीकरण ये है हमारा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अपक्रिया अम्ल के साथ कराएंगे तो लवण मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और जल मिलेगा। उदाहरण के लिए यहाँ देखो, 2 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या मिलेगा? सोडियम सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिला। और दूसरा एग्जांपल, जब सोडियम बाइकार्बोनेट इसे बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अपक्रिया अम्ल के साथ कराएंगे कार्बोनेट तो NaCl CO2 और H2, देखो क्या है? लवण है, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या है? जल है। तो आपने देखा कि अम्लों का अपक्रिया किसके साथ करा? अम्लों का अपक्रिया धातु के साथ कराए हैं, क्षारों का अपक्रिया धातु के साथ कराए हैं, अब अम्लों का अपक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराए हैं, अम्लों का अपक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराए हैं। सब क्या क्या मिला आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा उदासीनी अपक्रिया, हम लोग क्या पढ़ेंगे? उदासीनी अपक्रिया क्या पढ़ने जा रहे हैं? उदासीनी अपक्रिया। उदासीनी अपक्रिया, उदासीनी अपक्रिया, उदासीनी अपक्रिया क्या है? आम्ल एवं क्षारक परस्पर अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। आम्ल एवं क्षार परस्पर क्या करते हैं? अपक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। जब अम्ल क्षार परस्पर एसिड एंड बेस रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? साल्ट एंड वाटर। तो हमारा क्या होगा? उदासीनी अपक्रिया। यानी जब एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? हमें प्रोडक्ट में मिलेगा वाटर एंड सॉल्ट। तो हमारा क्या कहलाएगा? उदासीनी अपक्रिया। ए शब्द समीकरण क्या दिया है? क्षारक और अम्ल, क्या मिलेगा? लवण और जल। अब इसको क्या शब्द समीकरण, फिर से एक बार आप लोग लिख लीजिए, ये क्या है? शब्द समीकरण, शब्द समीकरण, शब्द समीकरण। अब इसको जब फार्मूले हमने लिख दिया तो क्या बन गया? रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, समीकरण हुआ। ठीक है। अब देखिए क्या है? एक क्षारक क्या NaOH, इसकी अपक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो ये क्या करते हैं? परस्पर अपक्रिया करके लवण सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, बना। और ये वाला देखो, NaOH का अपक्रिया H2SO4 के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? Na2SO4, एक क्या हो गया? लवण, और प्लस क्या बना देते हैं? प्लस बनाते हैं जल, H2O नहीं लिखा है तो हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, H2O A बनाते हैं। बैलेंस से बैलेंस देखना तो Na 1 टाइम्स ग्रीन ले लेते हैं, Na 1 टाइम्स, Na 1 टाइम्स, Cl 1 टाइम्स, Cl 1 टाइम्स, H 2 टाइम्स, H 2 टाइम्स, O 1 टाइम्स। ये क्या है? बैलेंस है। ये देखते हैं बैलेंस है नहीं। ये क्या है? Na2 2 टाइम्स का मल्टीपल हमने कर दिया। ठीक है। S सिंगल टाइम, S 4 टाइम्स, ठीक है, H2 2 टाइम्स, और ठीक है ये हमारा बन गया H2 कितने टाइम्स है? इस तरफ 2 2 4 टाइम्स, लेकिन उस तरफ कितनी बार है? सिर्फ है हमारा उस तरफ कितनी बार है? उस तरफ सिर्फ हमारा कितनी बार है? 2 बार है। और इस तरफ कितनी बार हुआ? 4 बार। ऑक्सीजन देखो इस तरफ कितनी बार है? 4 बार। ऑक्सीजन 4 बार। इस बार ऑक्सीजन कितनी बार? 4 2 6 बार है। कितनी बार है? 6 बार है। हम यहाँ क्या इसका गुणा करेंगे? यहाँ हम गुणा कर सकते हैं, यहाँ ऑक्सीजन 4 बार, यहाँ कितनी बार है? 6 बार है।
6 बार है तो हमें यहाँ 6 बार बनाना है, तो 6 बार बनाने के लिए हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा यार, कितने से, यहाँ 4 है, ये 4 तो मिल गया, बनाना 6, 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा करेंगे तो हमें 4 मिल जाए। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 2 6, अब हाइड्रोजन कितनी है, 2 2 4, 2 2 4, अब सब बैलेंस हो गए, देख लिया सब बैलेंस हो गए, क्या हुआ बैलेंस, 2 का गुणा हमने यहाँ किया, 2 का यहाँ गुणा किया, ये बैलेंस हुआ, सामयिक संतुलित कर किया ऐसे जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारा, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अपक्रिया। हम क्या देखने वाले हैं, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अपक्रिया, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अपक्रिया, जैसे क्षारक एवं अम्ल की अपक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो जो क्षार और अम्ल की अपक्रिया के समान, क्षार और अम्ल जब आपस में क्रिया करते थे क्या बनता था, लवण और जल, सॉल्ट एंड वाटर। उसी प्रकार ये भी जब हमारा अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया कराएगा तो हमें क्या मिलेगा, जल और सॉल्ट, लवण और जल। देखो ये क्या शब्द समीकरण, धात ऑक्साइड अम्ल, क्या मिलेगा, लवण और जल। देखो धात ऑक्साइड क्या है, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम बाइऑक्साइड, बाई सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, ये क्या है सोडियम ऑक्साइड, इसकी क्रिया अम्ल के साथ कराएंगे 2NaCl प्लस जल, वही मिला। ये क्या है, शब्द समीकरण, फिर से लिख दे रहे हैं भैया ताकि आपको याद हो जाए, शब्द समीकरण क्या है, शब्द समीकरण, जब इसको फार्मूला में लिख दिए तो क्या हो गया, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, ठीक है, ठीक है, तो वही है, धात ऑक्साइडों के साथ अम्लों का क्रिया करेंगे तो लवण और जल प्राप्त होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, सर आप कह रहे हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप पूरा ही बढ़ जाए, किसने रोका है, भैया बढ़ जाते हैं ना, देखिए यहाँ क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अपक्रिया, अब क्या करा रहे हैं, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अपक्रिया, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड, देखो क्षारक के अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, ये भी है, सब एक जैसे हैं, यदि अम्ल क्षार अपक्रिया करते हैं तब भी लवण जल मिल रहा है, यदि धातु ऑक्साइडों के साथ अम्ल की अपक्रिया करा रहे हैं तब भी लवण और जल मिल रहा है। और अब क्या है, अब हम अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्षारक की अपक्रिया कराते हैं तब भी हमें क्या मिल रहा है, लवण और जल मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब हमने देखा, ये भी है, तो सेम आपको सेम एक कॉन्सेप्ट सब है, ठीक है। तो धात्विक ऑक्साइडों के साथ अम्लों की अपक्रिया इसके पहले हमने देखा ही था, इसके पहले हमने देखा, देखो यहाँ देखो, हाँ देखो यहाँ जल और लवण और जल मिला है, सेम वही चीज, इसमें भी अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्षारक का प्रयोग कर रहे हैं तब भी लवण। एक क्या दिया है, ये हमारा शब्द समीकरण दिया है, क्या दिया है, शब्द समीकरण, शब्द समीकरण, ये क्या है, शब्द समीकरण, समीकरण। अब इसको उदाहरण देखते हैं, उदाहरण आगे दिया होगा, ठीक है, उदाहरण क्या, ये क्या है, देख रहे हो, हमने क्या पढ़ा था, देखो हमने तो यही पढ़ा था, देखो क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइडों का क्रिया, क्षारक अधात्विक ऑक्साइड, तो अधात्विक ऑक्साइड इसमें क्या है, अधात्विक ऑक्साइड, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड, देखो अधात्विक मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का प्रयोग करते थे, मेटल ऑक्साइड के साथ अम्लों की प्रयोग करते थे, क्या मिलता था, लवण और जल, क्या मिलता था, लवण और जल। देखो यहाँ ये क्या है, धात्विक ऑक्साइड यानी मेटालिक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड मतलब नॉन मेटालिक ऑक्साइड, तो मेटालिक ऑक्साइड के साथ प्रयोग करते थे अम्ल की, तब भी क्या मिलता था, साल्ट और जल। अब हम क्या करें, क्षार की अपक्रिया अधात्विक ऑक्साइडों के साथ कराते हैं
तो हमें ए मिलता है। देखो ए क्या है, यहाँ लिख देते हैं, ए क्या है, क्षार है, लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये क्या है, क्षार है, ठीक है। ये क्या है, आधात्विक ऑक्साइड है। आधात का ए है और ऑक्साइड है, क्या बोलेंगे, आधात्विक ऑक्साइड, आधात्विक ऑक्साइड, ऑक्साइड। और क्या बना है, लवण, सोडियम कार्बोनेट और जल, ठीक है, मिला। अब यही देखो ये क्या है, क्षार 2KOH। अब क्या है, सल्फर ऑक्साइड है ना, तो सल्फर ऑक्साइड में देखो ये क्या, आधात्विक ऑक्साइड। अब क्या मिला है, पोटेशियम सल्फेट और जल, मिला है नहीं, वही मिला है। अब हम लोग पढ़ते हैं तनकरण, क्या पढ़ते हैं, तनकरण। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को तनकरण कहते हैं। जब जल में अम्ल या क्षारक मिलाते हैं, जब जल में अम्ल या क्षारक मिलाते हैं तो मिलाने पर आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को तनकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे सांद्र एसिड और कॉन्स्टेंट एसिड, ठीक है, डायल्यूट, तनु एसिड और सांद्र एसिड, ठीक है। तनु मतलब जब उसमें जल मिला देंगे तनु एसिड बन जाएगा, अगर जल नहीं मिला रहेंगे तो सांद्र एसिड। अब जैसे इसका ठीक है, अब बात करते हैं पीएच स्केल की। इसकी बात करते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल किसकी बात कर रहे हैं, पीएच स्केल। पीएच का पूरा नाम पोटेंज हाइड्रोनियम है। पीएच का नाम क्या है, पोटेंज हाइड्रोनियम है। इसे पीएच में पी सूचक और पुषांश पोटेंज, जिसका अर्थ शक्ति होता है, और डेफिनेशन क्या, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है उससे पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है उससे पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। नोट, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। क्या गलत लिखा है क्या, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितना अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। हाइड्रोजन सांद्रता की अधिक है तो उसका क्या होगा, पीएच कम होगा, ठीक है, उसका पीएच कम होगा। ये जो हमारे होते हैं आयतन में होते हैं, किसके होते हैं, आयतन में। जैसे आपने यहाँ पढ़ा, ठीक है, यहाँ आपने पढ़ा जल में अम्ल क्षारक के मिलाने पर आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। तो हम आगे देखते हैं, आगे क्या हमारा दिया है, पीएच स्केल हमने बता दिया है, ठीक है। जिसका सांद्रता अधिक होगा उसका पीएच कम होगा, ठीक है, यही हमने पढ़ाया अभी आपको। नोट, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। किसी भी उदासीनी विलयन के लिए पीएच का मान 7 होता है। अगर कोई विलयन उदासीन है तो उसका पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह विलयन अम्लीय होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम है उससे अम्लीय, 7 से कम है तो अम्लीय। जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है यह विलयन क्षारीय होता है, यह विलयन क्षारीय होता है। निम्न विलयन के पीएच मान, निम्न विलयन के पीएच मान पढ़ने वाले, ठीक है।
7 है तो उदासीन, 7 से अधिक है तो क्षार, 7 से कम है तो अम्ल। ठीक है, अगर देखा जाए ये 7 है, 7 से बड़ा होगा, 7 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, क्षार, बेस। ठीक है, यदि ये 7 से कम होगा, 7 से कम होगा तो अम्ल, अगर 7 ही रहेगा तो उदासीन। ठीक है, ये नोट कर लो अपना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट। आप यहां कुछ देखते हैं, किसका पीएच मान कितना होता है, किसका पीएच मान कितना होता है। जैसे यहां दिया है जठर रस, जठर रस का पीएच मान 1.2, जठर रस का पीएच मान सबसे अधिक होता है 1.2। ठीक है, जठर रस जो शरीर के अंदर होता है, जो भोजन को पचाने का कार्य करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो नींबू का पीएच मान कितना होता है, नींबू का रस का पीएच मान 2.2 होता है, याद कर लीजिए। अभी तो शुद्ध जल का कितना होता है 7, उदासीन। रक्त का कितना होता है 7.4, यानी क्षारीय होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कितना होता है 10, ये भी क्षारीय है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होता है जल 10 होता है, ये भी 10 से 14 होता है, तो ये भी क्या है क्षारीय है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना होता है 0, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 0, ये क्या है सबसे ज्यादा अम्लीय होता है, एसिड होता है। इसे सांद्र एसिड, इसको तो बिल्कुल मैं छूना, तन हो तो टच कर सकते हो, फिर भी आप ग्लव्स लगाए रहना, जो बैलून पॉलीथीन को होती है उसे लगा के तभी छूना। अब बात करते हैं परबल अम्ल, किसकी बात करते हैं, ठीक, परबल अम्ल। परबल अम्ल अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को परबल अम्ल कहते हैं। देखो अधिक H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को परबल अम्ल कहते हैं, यानी H+ आयनों की संख्या अधिक उत्पन्न करेंगे परबल अम्ल, जैसे HCl और H2SO4, इसमें क्या होगा H+ आयन होगा और इसमें H2+ आयन होगा। ठीक है, तो क्या होगा परम। दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे, कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे CH3COH, ये क्या करते हैं कम H+ आयन उत्पन्न करते हैं, तो दुर्बल अम्ल। ठीक है, अब हमने तो अम्ल की चर्चा कर लिया, अम्ल की चर्चा कर लिया, क्षार की भी चर्चा कर लेते हैं, क्षार की भी चर्चा कर लेते हैं। क्षार की भी चर्चा कर लेते हैं। क्षार, परबल क्षार, वो क्षार जिनका जलीय विलयन में पूर्णतः आयनन हो जाता है उसे परबल क्षार कहते हैं। जिसका जलीय विलयन में पूर्णतः आयनन हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। उदाहरण के NOH + KOH, उदाहरण के लिए NOH और OH, इनका क्या होता है पूर्णतः जलीय विलयन आयनन हो जाता है, क्या हो जाते हैं NOH, Na+OH- और K+OH-, जलीय विलयन में क्या होते हैं, जलीय विलयन में। ठीक है, तो हमारा A हो जाता है, ऐसे टूट जाते हैं। दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार क्या, वो क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होता है, वो क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होता है उसे हम बोलते हैं दुर्बल क्षार। जैसे एग्जाम्पल के NH4OH MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्या है दुर्बल क्षार, इसका जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं हो पाता है। तो उम्मीद करते हैं आपने परबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, परबल क्षार, दुर्बल क्षार, आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अम्लीय वर्षा। ए वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी एग्जाम में अम्लीय वर्षा जरूर पूछ सकता है, इसलिए आप इसे पढ़िए। ठीक है, अम्लीय वर्षा किसकी बात करने जा रहे हैं? अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा। आइए पढ़ते हैं अम्लीय वर्षा। ये आपके बॉडी एग्जाम में तो वर्षा के जल की पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है, वह अम्लीय वर्षा कहते हैं। जो हमारा जल है सेवन होता है उदासीन, अगर उसका पीएच मान 7 से कम है, 5.6 पे है पीएच मान, तो इसे क्या बोलेंगे? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के कुप्रभाव, अम्लीय वर्षा के कुप्रभाव क्या? अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के पीएच मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीवित कठिन हो जाती है। जब अम्लीय वर्षा होता है तो नदी में मिल जाती है, नदी में जो जीव जंतु पल रहे हैं उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जल क्या हो गया? अम्लीय हो चुका है। अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर से बना ताजमहल काला पड़ने लगा है। अम्लीय वर्षा के कारण क्या है? जो हमारा संगमरमर से क्या बना है? CO3, इसका फार्मूला लिख लो, CaCO3। ठीक है, बना है, क्या पड़ने लगा? काला, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट वर्षा में उपस्थित अम्ल से क्रिया करते हैं। जो कैल्शियम हमने देखा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जल उपस्थित अम्ल से क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, उपस्थित अम्ल से क्रिया करते हैं। क्रिया कराओगे क्या मिलेगा? क्या मिल जाएगा? CaCl2 प्लस HCO3, H2CO3। ठीक है, अब देखो इसे बैलेंस कर देते हैं, इस प्रकार एक क्रिया करते हैं। यहाँ देखो कैल्शियम 2 बार Cl2, 1 बार Cl2, 2 बार है 2 बार यहाँ कर दो। अब हाइड्रोजन 2 बार हो गया, हाइड्रोजन इस तरफ भी 2 बार। अब देखो Ca कितनी बार? 1 बार, और H2 बराबर इक्वल, सब इक्वल। देखो A बना, तुम्हारा A बना। तो ये क्या है? अम्लीय वर्षा के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है, तो जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है यह अम्ल के साथ अपक्रिया करता है, तो इस वजह से क्या पड़ने लगा है? काला। कैल्शियम कार्बोनेट के वर्षा में उपस्थित अम्ल के साथ क्रिया कर लेता है। ठीक है, तो जब पहले बारिश होती है सीजन के, तो हमारे वायुमंडल में काफी ज्यादा गैसें होती हैं, तो वो बारिश के साथ मिलकर अम्ल का निर्माण कर देते हैं। तो यमुना, जो यमुना नदी के किनारे हमारा क्या बना है? ताजमहल। कहाँ है? आगरा में। वहाँ इंडस्ट्री एरिया ज्यादा है, उसके जो धुआं वो निकलते रहते हैं, उससे हमारा अम्लीय वर्षा, जब जब बारिश होता है वहां अम्लीय वर्षा होने लगते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अम्लीय वर्षा भी आप समझ गए होंगे। अब यहाँ हम आते हैं कुछ और पॉइंट व्यू से। हमारा पॉइंट व्यू क्या है? दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हमारे शरीर का पीएच प्राय 7 से 7.8 के बीच का रहता है। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, हमारे शरीर कितना होता है? 7 से 7.8 के बीच का सेल रहता है। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। पौधों को एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। पौधों को एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता, उससे अधिक होगा तो पौधे नष्ट हो जाएंगे। हमारा उदर यह Cl उत्पन्न करता है। हमारा उदर यानी पेट, हमारा पेट क्या करता है? यह Cl उत्पन्न करता है। यह अम्ल हमारे उदर को हानि पहुंचाए बिना हमारे भोजन के पाचन में सहायता करता है। हमारा उदर क्या करता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, लेकिन हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता, तब भी हमारा भोजन का पाचन में सहायता करता है। अपच होने पर हमारे उदर में अधिक मात्रा में HCl उत्पन्न
होता है। अगर अपच हो गया, भोजन नहीं पचा पाए, उस समय हमारे शरीर में अधिक क्या उत्पन्न होगा, HCl उत्पन्न होगा, अधिक HCl उत्पन्न होगा, अधिक HCl उत्पन्न होगा, अधिक HCl उत्पन्न होगा, ठीक है, अधिक HCl उत्पन्न होगा, जिससे पेट दर्द व जलन का अनुभव होता है। इससे मुक्त होने हेतु एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। अम्ल के अप्रिय क्षार को साथ करेंगे तो उदासीन हो जाए, अम्ल के अप्रिय क्षारों के साथ कराएंगे तो उदासीन हो जाएगा, उसे बोलते हैं उदासीन अप्रिय। क्या मिलेगा, लवण और जल बनता है। अभी हमने बताया उदासीन अप्रिय, जब अम्ल के अप्रिय क्षार के साथ कराते हैं तो क्या हो जाता है, उदासीन लवण और जल बनाता है। तो क्या इसके लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग करते हैं। क्या अम्ल की संख्या पेट में ज्यादा हुआ है तो हम क्षार से रिएक्शन करा देंगे, उदासीन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का इनमल संचारित होने लगता है। यदि मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो गया, जो 5 पॉइंट्स कम हो गया तो अम्लों की संख्या ज्यादा हो गया, तो प्रबल अम्ल होने की कंडीशन क्या होगा, कम होने पर दांतों का इनमेलन संचारित होने लगता है, ठीक है। तो आपने ये सब अच्छे से उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है, ये सब अच्छे से आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे क्या है, मधुमक्खी का डंक मेथेनाइक अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी का डंक क्या करता है, मेथेनाइक अम्ल छोड़ता है। इंपॉर्टेंट, डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। क्योंकि क्या किया, जो मधुमक्खी है क्या किया है, अम्ल छोड़ा है। अगर इसकी अक्रिया हम बेकिंग सोडा दुर्बल क्षारक के साथ करा देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल उदासीन होगा। इससे हमें क्या मिल जाएगा, आराम मिलेगा। इससे हमें क्या मिल जाएगा, आराम मिलेगा। कुछ प्राकृत अम्ल, कुछ प्राकृत अम्ल जैसे सिरका एस्टिक अम्ल, सिरका क्या होता है, एस्टिक अम्ल। दही में क्या होता है, लैक्टिक्स अम्ल, लैक्टिक्स अम्ल, लैक्टिक्स अम्ल यानी ये किसके कारण होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है। यही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण लैक्टिस एसिड होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ओजाइना में पाई जाती है, मादा के ओजाइना पाई जाती है। ओजाइना डिस्चार्ज के समय ओजाइना को संक्रामक रोग से बचाता है, ठीक है। यानी स्राव से होता है, स्राव होने पर लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है। संतरा क्या होता है, साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। नींबू में क्या होता है, सिट्रिक एसिड। संतरा में भी सिट्रिक एसिड, नींबू में भी सिट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। ये क्या होता है, खट्टो फलों में, खट्टो फलों में क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। जिस प्रकार फीमेल के ओजाइना में लैक्टिस अम्ल पाया जाता है, लैक्टिस एसिड पाया जाता है, उसी प्रकार साइट्रिक एसिड हमारा पुरुष के, मेल के स्पर्म में पाया जाता है। तो आप देखें, ये लैक्टिस एसिड जैसे दही में लैक्टिस एसिड पाए गए हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण, तो फीमेल के वजाइना में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण क्या पाया जाता है, लैक्टिस एसिड। उसी प्रकार खट्टे फलों में क्या पाया जा रहा है, साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड हमारे मेल के स्पर्म, मेल के पेनिस डिस्चार्ज जब होता है उसमें जो स्पर्म करता है उसमें हमें क्या मिलता है, साइट्रिक एसिड। तो ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। फीमेल के वजाइना में लैक्टिक एसिड और मेल के स्पर्म में क्या मिलता है, साइट्रिक एसिड। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपने सिरका में एस्टिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड, संतरा में साइट्रिक एसिड, नींबू में साइट्रिक एसिड, इमली में टार्टरिक अम्ल, चींटी का डंक मेथेनाइक अम्ल। जो मधुमक्खी था वही सादे भी है, मेथेनाइक अम्ल। टमाटर में ऑक्सिलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सिलिक अम्ल। हमने देखा कि जो मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, साथ चींटी के भी यही क्या सब मेथेनाइक। हम देखते लेते हैं मधुमक्खी वाला,
मेथेनाइक ही है, वो विषाद मेथेनाइक ही है। हम आगे देख लेते हैं। देखिए मेथेनाइक अम्ल है, देखो सेम है, मेथेनाइक अम्ल है, देखो मेथेनाइक अम्ल है, ठीक, मेथेनाइक अम्ल है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सब के चीजें हमने कर ली है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। साधारण नमक से बनने वाले पदार्थ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, इसका सूत्र NaOH होता है। तो कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है? NaOH। कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, इससे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। जब सोडियम क्लोराइड के जल विलयन में, सोडियम क्लोराइड है उसका जल विलयन में, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। वियोजित होकर क्या उत्पन्न करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। वियोजित होकर क्या उत्पन्न करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? देखो सोडियम क्लोराइड है, इसके जलीय विलयन में क्या मिला है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 और H2, यही तो दिया है यहाँ, देखो यही तो है, देखो यहाँ। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। और क्लोरीन, इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि क्लोरीन का निर्माण हो रहा है, शायद क्या क्लोरीन का निर्माण हो रहा है, देखो यह, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है। देखो क्लोरीन का निर्माण, इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहेंगे। देखो क्या सोडियम क्लोराइड है, इसका जलीय विलयन में करेंगे तो क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिल रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। शब्द सुनकर यहाँ लिखा, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला है, ठीक है। यहाँ अगर एग्जाम्पल देखे तो NaCl यहाँ लिख देते हैं, NaCl जल के साथ अपक्रिया करेगा, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ठीक है, प्लस H2, ठीक है, ये मिला। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने, देखिए बैलेंस कर यही कर देते हैं, क्या इस तरह का है, देखो बैलेंस करने के लिए यहाँ देखो क्या है? Cl2 दो बार है, तो यहाँ 2 का गुणा कर दो खट से, कितनी बार है? 2 बार, 2 का गुणा कर दो। यहाँ क्या है? यहाँ 2 का गुणा कर दो। अब क्या हुआ? Na 2 बार हो गए, Na 2 बार, तो Na यहाँ भी 2 बार कर दो। OH कितनी बार है? यहाँ O कितनी बार है? 2 बार, यहाँ 1 बार है, 2 बार कर दो। हाइड्रोजन कितनी बार हो गया? 4 बार। हाइड्रोजन कितनी बार हो गया? 4 बार। हाइड्रोजन कितनी बार हुआ? 4 बार। हाइड्रोजन कितनी बार हुआ है? 4 बार। हाइड्रोजन कितनी बार हुआ? 4 बार। हाइड्रोजन कितनी बार हो गया? 2 2 4 बार। इस बार क्या हाइड्रोजन 4 बार है? देखो 2 2 4, अब ये बैलेंस हो गया, देखो बैलेंस हो गया। तो ये हमारा है, देखो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, इससे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या कि क्लोरीन निकला इसलिए यह, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ भी है, वही चीज सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? उपयोग। हम क्या पढ़ते हैं? उपयोग पढ़ लेते हैं। उपयोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? उपयोग, ठीक, उपयोग। बॉक्साइड के धातु क्रम में उपयोग होता है, पेट्रोलियम के शोधन में उपयोग किया जाता है, प्रयोगशाला में अर्धकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है, साबुन, कागज, सिल्क उद्योग में किया जाता है,
ब्रिंजक चोर। अब क्या है? ब्रिंजक चोर। क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रिंजक चोर। इसे थोड़ा अच्छे से पढ़ा दें। ब्रिंजक चोर। ब्रिंजक चोर, इसका रासायनिक नाम सोत या CaOCl2 CaOCl2 होता है। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना व क्लोरीन की क्रिया से ब्रिंजक चूर बनता है। यानी बुझा हुआ चूना और क्लोरीन का क्रिया कराएंगे तो हमारा ये प्राप्त होगा, ब्रिंजक चूर। क्या प्राप्त होगा? ब्रिंजक चूर। क्या प्राप्त होगा? ब्रिंजक चूर। यानी बुझा हुआ चूना क्या मिला देंगे? क्लोरीन। बुझा हुआ चूना एवं कैल्शियम ऑक्साइड का CO, इसमें जल के अपक्रिय कराएंगे, क्या मिलेगा? ये बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा। बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या होगा? बुझा हुआ चूना प्लस हीट, प्लस हीट, क्योंकि आप देखो चूने के कली को पानी में डालेंगे तो क्या मिलेगा? हीट मिलता है। अब इसकी अपक्रिया, इसी का क्रिया हम किसके साथ करा देंगे? क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ करेंगे तो ये मिलेगा और ये मिलेगा, ठीक है, ये हमारा मिलेगा। अब इसी बोलते हैं ब्रिंजक चूर, इसे बोलते हैं ब्रिंजक चूर, इसे बोलते हैं ब्रिंजक चूर। अब इसका उपयोग देखते हैं, ब्रिंजक चूर का उपयोग क्या है? ब्रिंजक चूर का उपयोग, ब्रिंजक चूर का उपयोग देखते हैं। किसका? CaOCl2, इसका उपयोग देखते हैं। पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त व रोगाणु मुक्त करने में, ठीक है। ब्रिंजक चूर को हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिंजक चूर को ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका उपयोग पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त व रोगाणु मुक्त बनाने के लिए करते हैं। जैसे नगर पालिका, नगर निगम का जो पानी होता है उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिला होता है, ठीक है, आप उसका सुगंध महक जानते हैं। वस्त्र उद्योग में ब्रिंजक के रूप में, प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में, कागज उद्योग में ब्रिंजक के रूप में, बेकिंग सोडा। अगला क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा पहले इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा को खाया भी जाता है। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है इसका रासायनिक सूत्र? इस बेकिंग सोडा फार्मूला NaHCO3, एक इसका बेकिंग सोडा होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसका नाम, रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कच्चे पदार्थ में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है। कच्चे पदार्थ में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है। कितना बच गया? कच्चे पदार्थ में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो कच्चे पदार्थ हम किसका निर्माण करते हैं? सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण करते हैं। आगे कुछ और है इसमें, आगे इसमें कुछ और है। आगे उदाहरण के लिए क्या है? सोडियम क्लोराइड। उदाहरण के लिए हमारा क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसके क्या? जल के साथ अपक्रिया और कार्बन डाइऑक्साइड NH3 अमोनिया। अब इसका अपक्रिया कराएं तो क्या मिला? नौसादा, ठीक है, NaNH4Cl। और क्या मिला है? NaHCO3। क्या मिला है? NH4Cl प्लस NaHCO3, ये हमें मिला है। जब हम सोडियम क्लोराइड की अपक्रिया जल के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और NH3 के साथ, हमें क्या मिला? अमोनियम क्लोराइड। क्या मिला है? अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम नौसागर भी है। क्या है? नौसागर, ठीक है। और क्या मिला है? जब इन सब का प्रक्रिया करा तो हमें क्या मिला है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इससे हम बोलते हैं खाने का सोडा। इससे हम बोलते हैं खाने का सोडा। इससे हम बोलते हैं खाने का सोडा। बेकिंग सोडा को हम खाने का सोडा बोलते हैं। रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। बेकिंग सोडा बनता कैसे है? ऐसे बनता है,
ठीक है, ये हमारा यही है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, राइट। ये क्या है हमारा बेकिंग सोडा। उपयोग पढ़ लेते हैं बेकिंग सोडा का उपयोग। बेकिंग सोडा का हम उपयोग देखते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग, बेकिंग सोडा NaH बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग सोडा CO3, ये क्या है बेकिंग सोडा। ये स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में, स्वादिष्ट खस्ता और पकौड़े बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा की यूज करते हैं। पेट की अम्लता को दूर करने में बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। अग्निशामक यंत्रों में करते हैं। सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेयजल बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। धोने का सोडा, आप पढ़ने वाले हैं किसका, धोने का सोडा, धोने का सोडा, ठीक है, इसको पढ़ने वाले हैं धोने का सोडा। धोने के लिए कौन कौन सोडा इस्तेमाल करते हैं। धोने का सोडा, ठीक है, धोने का सोडा, इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है। इसका सूत्र क्या है Na2CO3 10H2O। तो धोने सोडा सूत्र क्या है Na2CO3 10H2O। तो हमारा ये सूत्र है कैसे बनता है। सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ अप्रिय कराएंगे तो A मिलेगा। सोडियम कार्बोनेट का अप्रिय जल के साथ कराएंगे तो हमें A मिलता है। क्या मिलता है, ये धोने का सोडा। क्या है, धोने का सोडा। तो हमने आज ब्लीचिंग पाउडर भी देखा, ठीक है, CaOCl2। हमने देखा बेकिंग सोडा NaHCO3। अब हम देख रहे हैं, हमने कास्टिक सोडा भी NaOH भी देखा था। क्या देखा था, NaOH भी। अब हम देख रहे हैं धोने का सोडा कैसे बना, सोडियम कार्बोनेट और जल को मिला के बना है धोने का सोडा। इसका उपयोग देख लेते हैं, उपयोग क्या है। उपयोग, इसका उपयोग है क्या, धोने का सोडा, धोने का सोडा। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, कांच, साबुन एवं कागज के उद्योग में। साबुन बनाने के लिए सोडा है, सोडा को एकत्रित करके साबुन बन जाए। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए करते हैं। जो हम लोग सोडा खरीद लाते हैं साफ सफाई करते हैं, प्रयोगशाला में अकर्मक के रूप में करते हैं। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए करते हैं, जल में अस्थायी कठोरता हटाने के लिए भी करते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ लिखा है, आप लोग देखिए क्या क्या लिखा है, ठीक है, क्या क्या लिखा है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर या जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट आद्र हाइड्रेट हेमी हाइड्रेट बनता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। देखो क्या है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट जल के अणुओं को साथ त्याग करके कैल्शियम सल्फेट 3H2 3/2, तब क्या मिला है CaHO4 और 2H2। ये हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग देखते हैं, उपयोग क्या क्या है इसका उपयोग।
इसका उपयोग है इसका उपयोग किसमें है? भवन के निर्माण में, दंत चिकित्सक में, मूर्ति आदि सजावटी सामानों को बनाने में और टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं। किसका? CaSO4 2H2O। ठीक है, उपयोग। ठीक है, भवन के निर्माण में देखो पुट्टी उट्टी जो करते हैं ना, वही है पुट्टी उट्टी, उसी बोलते हैं प्लास्टर। तो कहते हैं ना प्लास्टर। भवन के निर्माण में, दंत चिकित्सक में और भवन के निर्माण में, दंत चिकित्सक, मूर्तियां बनाने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने में इसका हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हमने आज क्या देख लिया? आज हमने किसकी चर्चा कर लिया? रिवीजन किया, बल्कि किसकी रिवीजन किया है? ठीक है, हमने रिवीजन किया है आम्ल क्षार एवं लवण का। ठीक है, तो इतने ध्यान से वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर स्टूडेंट क्लास 10। ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2026, इसके लिए 2026। तो आपने लास्ट तक वीडियो तक बने लिए थे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। अब अगला वीडियो हम जो ले आने वाले हैं वो आपका है, क्या है बताओ? धात और आधात। क्या पढ़ने वाले अगले वीडियो में? आप अगले वीडियो में ये पढ़ने वाले धात और आधात, इसको पढ़ेंगे। आप वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। आज हमने जो पढ़ा है वो आपका ये हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? ये हमने आज पढ़ा है। ये हमने आज कवर किया। क्या कवर किया? इसको हमने कवर किया। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छे से देख लीजिए। जो हमारे दोस्त पहला चैप्टर, जो हमारे साथी पहला चैप्टर नहीं देख पाए रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, ये प्लेलिस्ट में जाके दे सकते हैं। इस तरह ऐसा थंबनेल आएगा, उसके लिए ऐसा बोर्ड एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसके लिए थंबनेल ऐसा आएगा। ये बोर्ड एग्जाम की तैयारी, तो पहले चैप्टर का थंबनेल हमारा इस प्रकार है। यहाँ लिखा रहेगा रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, तो इससे जाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आप ये पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ चुके हैं। अगला जो आ रहा है धात तो आधात का आ रहा है, तो आप सब ऐसे सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए बोर्ड एग्जाम तक प्रत्येक चैप्टर का एक एक वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपका साइंस रिवीजन होता रहे। तो मिलते हैं अगले साइंस रिवीजन चैप्टर 3 में। जय हिंद, जय भारत।